होटल हॉन्टेड भाग 22। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। गार्डन में एक स्टाफ बॉय की लाश मिलने के बाद सभी लोग काफ़ी डर गए थे। अब वहाँ रुककर कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और कुछ लोग तो उसी रात वहाँ से चले गए। तभी एक लड़की रिसेप्शनिस्ट सोहम के पास आकर कहती है, मुझे 1 वीक के लिए रूम बुक करना है। उस लड़की की बात सुनकर सोहम एक पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि डर की वजह से हम लोग यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थे और कुछ लोग तो उसके सामने ही होटल के बाहर निकल रहे थे। फिर भी ये लड़की होटल में रुकने के लिए तैयार होती जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सोहम अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वह उसकी ओर देखते हुए कहती है, हेलो सर, क्या हुआ, आप रूम बुक करोगे या नहीं। उस लड़की के कहने पर वह अपने ख्यालों में से बाहर आता है और ज़्यादा ना सोचते हुए उसकी सारी डिटेल फील करने लगता है। सारी डिटेल लेने के बाद उस लड़की के सिग्नेचर लेकर वह एक स्टाफ बॉय को अपने पास बुलाकर कहता है, यह रूम की चाबी है और मैडम का सामान लेकर उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा दो। सोहम अभी स्टाफ बॉय से बात ही कर रहा था, तभी वो उसे बीच में रोकते हुए कहती है, इन्हें तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रूम की चाबी दे दीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। सोहम उसकी ओर देखते हुए उसके हाथ में चाबी देते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम, 2nd फ्लोर, रूम नंबर 389। वो लड़की थैंक्स कहकर अपना बैग लेकर लिफ्ट की ओर चली जाती है। वो कमरे में पहुंचकर अपना रूम अंदर से लॉक करती है और अपना सामान रखकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इस तरफ अंकिता और मनीष अपने रूम में बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे। अंकिता ने मनीष के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था। मनीष अंकिता का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, पता नहीं रिया के साथ अचानक ये सब कैसे हो गया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ मानो जैसे कोई बुरा सपना हो। राज अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाया है और मैं उसकी हालत समझ सकता हूँ। आप जिसे इतना प्यार करते हो वो पल भर में ही दूर हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। अंकिता का हाथ पकड़कर उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहता है, आज जो कुछ हुआ उसे देखते हुए मैं यहाँ रहने का खतरा नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। हम राज के साथ ही यहाँ से वापस अपने घर चले जाएंगे। जैसे ही मनीष यह बात कहता है, अंकिता उसे घूरते हुए देखने लगती है। तभी मनीष की नज़र अंकिता के दाएं हाथ पर जाती है। वो चौंक जाता है। वो अंकिता से सवालिया नज़रों से पूछता है, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ गई अंकिता। अंकिता भी अपना हाथ देखती है तो चौंक जाती है। वो इधर उधर ढूंढते हुए कहती है, मुझे नहीं पता मनीष, कल तक तो मेरे हाथ में ही थी और अचानक पता नहीं कहाँ कैसे गायब हो गई। मनीष अंकिता की दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इन सब प्रॉब्लम के चलते कहीं रख दी होगी, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। इस तरफ अपने कमरे में वह लड़की फ्रेश होकर कमरे में आती है। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और धीरे धीरे ठंडी हवाएं कमरे के अंदर आ रही थी। कमरे में इस वक्त पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। वह एक नज़र पूरे कमरे में घुमाती है और बेड के पास ड्रेसिंग टेबल पर अपने बाल संवारने के लिए चली जाती है, पर वहाँ स्टूल नहीं था। वो टेबल की थोड़ी दूरी पर रखा हुआ था। वह स्टूल को खींचने के लिए ताकत लगाती है, पर वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वह हैरानी भरी नज़रों से उस स्टूल को देखने लगती है और कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। अचानक फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो थोड़ी घबरा जाती है। वो फ़ोन की स्क्रीन देखकर कॉल रिसीव करती है। तभी सामने से आवाज़ आती है, हेलो कविता, तुम कमरे में पहुंच गई हो। उसका जवाब हामी में भरते हुए वो कहती है, हाँ नीलेश, मैं कमरे में पहुंच गई हूँ और थोड़ी देर में मैं अपना काम भी शुरू कर दूंगी जैसा हमने प्लान किया था। मेरा कमरा उसी फ्लोर पर है जिस पर रिया का कमरा है। उसकी बात सुनकर नीलेश खुश होते हुए कहता है, यह तो और भी अच्छी बात है, मगर हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो सब बातें सच है और उसके खिलाफ हमें अगर कोई पक्का सबूत मिल जाए तो हमारे न्यूज़ चैनल के लिए यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी और हम दोनों को प्रमोशन भी मिल जाएगा। बस तुम थोड़ा चौकन्ना रहना। वह अभी फ़ोन पर बात ही कर रही थी कि तभी
तड़ाक करके किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि वो स्टूल जो ड्रेसिंग टेबल के पास रखा था वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था। वो स्टूल के पास जाकर उसे उठाकर ड्रेसिंग टेबल के पास रख देती है। उसे अजीब लग रहा होता है क्योंकि कुछ देर पहले वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, तो फिर अचानक उसके पास कैसे गिर गया। तभी फ़ोन में से नीलेश की आवाज़ आती है। तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? कविता नीलेश के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूँगी और जैसा हमने प्लान किया ठीक वैसे ही होगा। इतना कहने के बाद वह फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन के कट होने के बाद वो अपना बैग खोलकर उसमें से एक लैपटॉप और कैमरा निकालती है। वो कैमरे को उठाकर कमरे में एक कोने पर रख देती है, जहाँ से वो पूरे कमरे को रिकॉर्ड करके वो चलते हुए अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में नज़र घुमाती है। पर रात का टाइम होने की वजह से पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छाया हुआ था। इस तरफ कैमरे के ऊपर कुछ निशान बनने लगते हैं, जैसे कोई उसे अपने नाखून से नोच रहा हो।